हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 का चैप्टर 7 का पार्ट 1, जिसमें हमने मैटर की 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस को स्टडी किया था। और आज हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2 7.3 टॉपिक के साथ, जो है हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है मैटर की तीनों स्टेट्स में, वो कैसे, ठीक है, मैटर की तीनों स्टेट्स में जो भी पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है वो कैसे अलग होती है। तो देखिए, व्हाट रोल डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग प्ले इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कि पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है वो हर स्टेट में, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के गुणों को निर्धारित करने में क्या भूमिका निभाती है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम निम्नलिखित एक्टिविटी, ठीक है, जो एक्टिविटीज हैं उनको करेंगे। सो है एक्टिविटी 7.6, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ सिरिंज विदाउट अ निडल। आपको बिना सुई वाला एक सिरिंज लेना है। पुल द प्लंजर ऑफ द सिरिंज आउटवर्ड्स इन अ फुली एक्सटेंडेड पोजीशन। सिरिंज है जो आपका, है ना, ये जो सिरिंज है इसके जो प्लंजर को पूरी तरह से आपने बाहर की ओर खींचना है। Place your thumb over the open end of the syringe to prevent the air present inside the syringe from escaping. अब देखो क्या कह रहा है, सिरिंज के खुले सिरे पर अपना अंगूठा रखो, ठीक है, ताकि अंदर की हवा बाहर ना निकल सके, जैसा यहाँ पे दिखाई दिया है। पुश द प्लंजर स्लोली एंड स्टेडीली इनवर्ड। अब आपको जो प्लंजर है उसको धीरे धीरे और लगातार अंदर की ओर आपको उसे धकेलना है, ठीक है, जैसा यहाँ पे दिखाई दिया है। ठीक है, थर्ड केस में व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। As you do this, you will notice that the volume of air inside the syringe decreases. जैसा ही आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे कि सिरिंज के अंदर की हवा का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। What can we say about the behavior of gas in the syringe? हम सिरिंज में गैस के बिहेवियर के बारे में क्या कह सकते हैं। When you compress the air by pushing the plunger, the particles are forced to come closer. तो देखो क्या होता है जब हम, ठीक है, जब क्या है तुम क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, ठीक है, किसको कंप्रेस करते हो, एयर को, कैसे, प्लंजर को पुश करके, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। This shows that the gas particles have a lot of space between them in their natural state, and this space can be reduced by applying external pressure. और ये शो करता है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच जो उनकी प्राकृतिक अवस्था में, ठीक है, बहुत ही उनकी जो नेचुरल स्टेट है उसमें बहुत जगह होती है, और इस जगह को एक्सटर्नल, ठीक है, इस जगह को एक्सटर्नल प्रेशर डालकर हम डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इफ यू स्टॉप पुशिंग द प्लंजर, अगर आप प्लंजर को, ठीक है, अगर प्लंजर को धकेलना बंद कर दो तो द गैस पार्टिकल्स स्प्रेड, तो गैस पार्टिकल्स फैल जाते हैं, एंड द प्लंजर मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और जो प्लंजर होता है वो अपनी पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। रिपीट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट कीजिए यूजिंग वाटर एंड ऑब्जर्व। अब पानी को, ठीक है, पानी का यूज करके आपको एक्टिविटी रिपीट करनी है और ऑब्जर्व करना है। यू वुड ऑब्जर्व दैट, आप ऑब्जर्व करोगे कि वाटर इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। क्या देखोगे,
ठीक है, जब हमने पानी के साथ एक्टिविटी किया तो हमने देखा कि पानी को लगभग दबाया नहीं जा सकता है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द इंटरपार्टिकल स्पेसिस इन लिक्विड्स। आइए अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे ताकि जो लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच की जगह के बारे में हम क्या है जान सकें। ठीक है, जो भी लिक्विड्स में इंटर पार्टिकल स्पेस है उसके बारे में हम जान सकें। तो देखते हैं इसे हम एक्टिविटी 7.7 में। एक्टिविटी 7.7 लेट अस ऑब्जर्व। आओ हम देखें। अब आपको क्या करना है, टेक अ ग्लास वेसल। एक ग्लास वेसल लेना है, मतलब एक आपको कांच का बर्तन लेना है। फिल इट अबाउट हाफ विथ वाटर। इसको आधा पानी से भर देना है। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर ए। और वहां पे आपको मार्क कर देना है कि ये लेवल ए है, जैसे कि इसमें दिखाई दिया है। एड टू टीस्पून्स ऑफ शुगर इनटू इट। अब आपने इसमें 2 चम्मच चीनी डालनी है। मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द ग्लास वेसल बी। अब आपने इसमें एक, अब जो न्यू वाटर लेवल है, ठीक है, चीनी डालने के बाद, ठीक है, शुगर डालने के बाद जो उसका न्यू वाटर लेवल है ग्लास वेसल बी में, आपने उस पे मार्क करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बी कर दिया। स्टीर द वाटर विद द ग्लास स्ट्रॉ टू डिजोल्व द शुगर। आपने स्टीर करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, स्टीर करना है। किससे करना है स्टीर, मतलब आपको इसको हिलाना है कांच की छड़ से। ठीक है, ग्लास रोड से आपने पानी को हिलाया ताकि चीनी घुल जाए, ठीक है, डिजोल्व हो जाए। प्रेडिक्ट वेदर द वाटर लेवल विल इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द मार्क बी। अब आपको अनुमान लगाना है कि जो वाटर का लेवल है बी के मुकाबले बढ़ेगा या घटेगा। मार्क दिस वाटर लेवल अगेन एज सी। अब आपने इसको दोबारा से मार्क करना है, किसके नाम से, सी के नाम से आपने इसको मार्क कर देना है। ठीक है, What difference do you observe in the water levels? कि पानी के लेवल में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। You will observe that initially, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि शुरू में when sugar is added, जब शुगर को ऐड किया तो जो लेवल था पानी का वो इंक्रीज हुआ था। देखो पहले ए पे था, जब हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया तो पानी अब हमें यहाँ पे दिख रहा है इंक्रीज हुआ। बट आफ्टर डिसोल्यूशन, पर बाद में डिसोल्यूशन के बाद, ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद क्या कह रहा है, मतलब डिसोल्यूशन मतलब चीनी के घुलने के बाद, इट में डिक्रीज टू सम एक्सटेंट, कि ये कुछ हद तक क्या है कि ये घट सकता है। अब एक चीज देखो, पहले ए लेवल पे इतना था, शुगर डाल दिया जब हमने, थोड़ा उसका लेवल बढ़ा, इतना हो गया बी। फिर जब चीनी घुल चुकी है, घुलने के बाद का उसका लेवल इतना सी पे है ना, तो वही दिखाया है इसमें। Since the volume of the solution is less than the sum of the volume of water and sugar, अब ये क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कम है, किससे कम है, वाटर और शुगर के वॉल्यूम के सम से, ठीक है, उससे कम है। इट इंडिकेट्स दैट, ये इंडिकेट करता है, मतलब दर्शाता है, देर इज सम स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द डिजोल्व्ड सब्सटेंस ऑक्यूपाई दीज स्पेसिस, ठीक है, और जो डिजोल्व्ड सब्सटेंस होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेसिस को, इन जगह को वो भर देते हैं। रिपीट द एक्टिविटी 7.7 विद सम अदर सोल्यूबल सॉलिड्स। इस एक्टिविटी को दोबारा से कीजिए, ठीक है, कुछ सोल्यूबल सॉलिड्स के साथ, जैसे कि कॉमन सोल्ट नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, या इनसोल्यूबल सॉलिड्स ले सकते हैं। सोल्यूबल मतलब जो क्या घुलते नहीं है, ठीक है, जैसे कि सैंड हो गया, रेत हो गया, एंड स्टोन पीसीस, ठीक है, और क्या है, स्टोन के पीसीस, पत्थर के टुकड़े। What do you observe in each case? हर केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू द सैंड पार्टिकल्स डिजोल्व, क्या जो रेत के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो घुलते हैं। डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल चेंज आफ्टर मिक्सिंग एंड वाई, कि क्या जो पानी का वॉल्यूम है बर्तन में, है ना, कि वो मिक्स होने के बाद चेंज होता है, अगर हाँ, ठीक है, एंड वाई, तो क्यों होता है। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने इस एक्टिविटी में क्या बताया, जैसे हमने कहा था ना कि वाटर पार्टिकल्स थे, जब हमने शुगर ऐड की तो शुगर ने अपने लिए क्या बना लिया, इन पार्टिकल्स के बीच में उसने अपने लिए क्या बना लिया था, स्पेस बना लिया था। ठीक है, अब देखो ये लड़की क्या कह रही है,
शुगर एंड सैंड आर बोथ सॉलिड, शुगर और सॉल्ट दोनों के दोनों सॉलिड है। वाई डज शुगर डिजॉल्व इन वाटर बट सैंड डज नॉट, तो जो दोनों के दोनों सॉलिड है तो फिर चीनी पानी में घुल जाती है लेकिन रेत क्यों नहीं घुलती है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखो, सैंड इज अ सॉलिड, सैंड है जो वो क्या है, सॉलिड है ना, सैंड सॉलिड है। दैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। व्हेन added to water, the sand particles settle down and occupy some space in the container। तो देखो, आपने देखा होगा खुद भी कि जब हम पानी में क्या करते हैं, रेत को डालते हैं तो क्या रेत घुल जाता है, घुलता नहीं है वो, बल्कि क्या हो जाता है वो जो बर्तन में आपने लिया है उसमें वो नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है, और कुछ स्पेस है जो कंटेनर में ऑक्यूपाई कर लेता है, causing the total volume to increase, ठीक है, जिससे कि कुल जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन सॉलिड्स, आप क्या सोचते हो कि जो किसके बारे में, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग के बारे में, किसमें, सॉलिड में। यू लर्न अर्लियर दैट, आपने सीखा था पहले कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना स्टार्टिंग में सॉलिड में, कि जो सॉलिड में, ठीक है, हम क्या रीड आउट कर चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो एक दूसरे के साथ बड़े ही टाइटली पैक होते हैं और बड़े ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में। सो दीज पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसके पार्टिकल्स मतलब क्या, एक दूसरे से बड़े टाइटली पैक हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंड आर क्लोजली पैक, और बहुत ही टाइट टाइट पैक होते हैं। देखो, दिखाया गया यहाँ सॉलिड में सारे पार्टिकल दिखा ना कितने ज्यादा टाइट टाइट पैक है। However, despite close packing, some space is left between the particles as shown in figure 7.12a। अब क्या कह रहा है, फिर भी पास पास भरे होने के बावजूद पार्टिकल्स के बीच कुछ जगह बची रहती है, जैसा कि आपको फिगर 7.1.2 में दिखाया है, ठीक है, जैसे कि ये हल्की सी यहाँ पे है ना, हल्का हल्का सा यहाँ पे स्पेस दिखाया हुआ है। You might assume that the space between particles is filled with air, but this is not the case। अब क्या कह रहा है कि लेकिन आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि पार्टिकल्स के बीच की जगह हवा से भरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे कंटेन नथिंग एट ऑल, वहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। फिगर 7.12 समराइजेस द packing of particles and the interparticle spacing in the three states of matter, कि जो ये आपको फिगर दिखाई दिया है 7.12, इसमें तीनों जो स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, इनमें पार्टिकल्स की जो, क्या कह रहा है कि इन्हें पार्टिकल्स की संरचना और कणों के बीच की दूरी का सार बताता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। अब जैसे देखो, लिक्विड में दिखा है, लिक्विड में पार्टिकल, देखो सॉलिड में तो बिल्कुल टाइटली पैक थे, लिक्विड में क्या थोड़ी थोड़ी लूज है, और गैस में क्या होता है, बिल्कुल ही लूजली पैक्ड होते हैं। आगे देखते हैं, स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे। ऑफन वी यूज द टर्म पार्टिकल्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है कि अक्सर हम जो टर्म पार्टिकल्स हैं उसका यूज हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए करते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस टर्म चेंजेस विद द कॉन्टेक्स्ट, और इस वर्ड का मीनिंग भी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाइल टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन द टर्म सस्पेंडिंग पार्टिकुलेट मैटर SPM इज यूज्ड। उदाहरण के लिए, जब हम क्या है एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM वर्ड का यूज करते हैं। दिस टर्म रेफर्स टू द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर and not the constituent particles of matter which are extremely small as compared to the dust particle। और ये जो टर्म है वो क्या रेफर करता है, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स के लिए, कि जो सस्पेंड होते हैं एयर में, ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो वर्ड है हवा में तैरते हुए जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि लिक्विड के उन छोटे पार्टिकल्स के लिए जो डस्ट के पार्टिकल्स की कंपैरिजन में बहुत ही छोटे होते हैं।
In fact, even these tiny dust particles are also made up of very large number of constituent particles, atoms and molecules. वास्तव में ये छोटे छोटे धूल के कण भी, ठीक है, जो भी छोटे छोटे धूल के कण हैं लार्ज नंबर में, ठीक है, बहुत क्या कह रहा है कि जो ये टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हैं ये बने होते हैं किससे, लार्ज नंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बने होते हैं, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, यानी परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। 7.4 टॉपिक है हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो अलग अलग स्टेट्स में पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। Let us find out about the movement of particles in the three states of matter. आओ हम लिक्विड की तीनों स्टेट्स में पार्टिकल्स की, ठीक है, तीनों स्टेट्स में पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में जानें। एक्टिविटी 7.8 लेट अस एक्सपेरिमेंट, आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, टेक अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग वाटर एंड पुट अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट इनटू इट। पानी से भरा एक कांच का गिलास लो और उसमें पोटासियम पर मैग्नेट के कुछ ग्रेन्स डालो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो, सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले है आपकी। डू नॉट टच पोटासियम पर मैग्नेट विद योर हैंड्स, अपने हाथों से आपको इसे टच नहीं करना है। यूज अ स्पून और अ स्पैचुला टू हैंडल इट, आपको कोई चम्मच या स्पैचुला का यूज करना उसको हैंडल करने के लिए। Initially, you will see some streaks of pink color spreading out from the grain 7.13 है, कि शुरू में तो आप देखोगे कि जो ग्रेन से गुलाबी रंग की क्या है, कुछ आपको क्या है, स्ट्रिक्स हैं, वो आपको बाहर फैली हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि ऐसे कुछ ऐसे क्या ये फैल रहा है। विथ द, फिर उसके बाद क्या होगा, विथ द passage ऑफ टाइम द एंटायर बल्क ऑफ वाटर विल एक्वायर अ यूनिफॉर्म पिंक कलर, फिगर 7.13 बी। पर कुछ समय के बाद पूरा पानी जो क्या है, मोस्टली आपको क्या है, ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। इस फिगर में ऐसा दिखाई दे रहा है। डू यू नो वाई दिस हैपन, क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है। दिस हैपन्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, क्योंकि द वाटर पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, मोशन में होते हैं। फर्स्ट दे पुल आउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट फ्रॉम इट्स ग्रेन एंड लेटर दे हिट दीज पार्टिकल्स सो दैट दे गेट स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले वे पोटासियम पर मैग्नेट के दाने से उसके पार्टिकल्स को बाहर खींचते हैं और फिर उन पार्टिकल्स से टकराकर उन्हें पूरे लिक्विड में फैला देते हैं। In the case of many substances, the constituent particles are held together strongly that the water particles are unable to pull these out. तो क्या कह रहा है, कई मैटर में तो, ठीक है, क्या होता है कि कई सब्सटेंसेस के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स आपस में इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं कि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वो बाहर नहीं खींच पाते। और ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि रेत है, ठीक है, उनको नहीं खींच पाते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जैसे सैंड हो गया, आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वो पानी में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, मतलब वो पानी में नहीं घुल पाता। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक की तरह सोचो। ट्राई इट योरसेल्फ, खुद करके देखो। टेक 3 क्लीन ग्लास टम्बलर्स, 3 साफ कांच के गिलास लो। पोर हॉट वाटर इन वन ऑफ देम, एक में गर्म पानी लो। वाटर एट रूम टेम्परेचर इन द सेकंड ग्लास में आपको पानी लेना जो रूम टेम्परेचर पे हो। एंड आइस कोल्ड वाटर इन द थर्ड, और थर्ड ग्लास में आपको लेना है ठंडा पानी, ठीक है। ड्रॉप अ स्मॉल ग्रेन ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट इनटू ईच ऑफ देम, आपने क्या करना है, हर गिलास में पोटासियम पर मैग्नेट का एक ग्रेन लेना है, ठीक है, तीनों ग्लास में लेना है। वॉच केयरफुली एंड कंपेयर, ध्यान से देखो और कंपेयर करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। वाटर पार्टिकल्स मूव फास्टर इन हॉट वाटर, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पानी के पार्टिकल्स थे वो मूव करते हैं फास्ट, किसमें,
हॉट वाटर में, गर्म पानी में, किसके कंपैरिजन में? टू वाटर एट रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में, एंड इवन स्लोअर इन आइस कोल्ड वाटर, और इवन दैट बिल्कुल ही स्लो किस में करेंगे? वो आइस कोल्ड वाटर में, बिल्कुल ठंडे पानी में कम करेंगे। एज अ रिजल्ट द पोटासियम परमैंगनेट स्प्रेड्स द फास्टर इन हॉट वाटर। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि पोटासियम परमैंगनेट गर्म पानी में सबसे ज्यादा फैलता है, लेस क्विकली इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, और कम, ठीक है, और कमरे के रूम टेम्परेचर में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर पानी में धीरे से, एंड द स्लोएस्ट इन आइस कोल्ड वाटर, और बर्फ जैसे ठंडे पानी में तो बिल्कुल ही धीरे से। Hence, the movement of particles increases when heat is provided. ठीक है, और इसलिए जब हीट दी जाती है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। ट्राई टू डिपिक्ट इट बाय ड्राइंग अ डायग्राम। इससे एक डायग्राम बनाकर दिखाने की कोशिश करो। अब ये लड़का देखो क्या कह रहा है, How can we demonstrate the movement of gas particles that cannot be seen with the naked eye? कि हम गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट को कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे प्रदर्शित करें, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक्टिविटी 7.9 में देखेंगे। लेट अस फाइंड आउट। आओ फाइंड आउट करते हैं। आपको क्या करना है? लाइट एंड इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम। कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाओ। वेट फॉर अ फ्यू मिनट एंड ऑब्जर्व। कुछ मिनट इंतजार करो और देखो। डू यू नोटिस द फ्रेग्रेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस? क्या तुम दूर से भी उसकी खुशबू महसूस करते हो? ठीक है, आपने देखा होगा ना कि आप अगरबत्ती वगैरह जलाते हो तो आपको देखना कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है ना? तो देखो, व्हेन एन इंसेंस स्टिक इज बर्न्ड इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, कि जब हम अगरबत्ती को, ठीक है, जब आप अगरबत्ती को कमरे के कोने में जलाते हो तो क्या होता है? इनिशियली, तो शुरू में तो क्या होगा कि शुरू में तो जो द फ्रेग्रेंस इज फेल्ट ओनली अराउंड द इंसेंस स्टिक, तो शुरू में तो क्या होगा? उसकी खुशबू केवल जो अगरबत्ती के आसपास ही महसूस होती है। शॉर्टली यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस थ्रू आउट द रूम, और कुछ ही देर के बाद आपको पूरे कमरे में उसकी खुशबू हम महसूस कर सकते हैं। दिस हैपन्स, ऐसा इसलिए हुआ, क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं ऑफ द फ्रेग्रेंस स्प्रेड, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसके पार्टिकल्स हैं? जो भी उसकी खुशबू के जो पार्टिकल्स है वो फैलते पूरे कमरे में भर जाते हैं। ठीक है, फीलिंग द एंटायर रूम, पूरे कमरे में फील हो जाते हैं, भर जाते हैं। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। द एयर पार्टिकल hit the particles of the fragrance and help them spread throughout the room। और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो उसकी फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स से टकराते हैं और उन्हें पूरे कमरे में फैलने में मदद करते हैं। ठीक है, ओह नाउ आई नो व्हाई एंड हाउ द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम रीच अस। ओह, अब मुझे पता चल गया कि जो परफ्यूम की खुशबू है हम तक क्यों और कैसे पहुंचती है। ठीक है, can you share a few other real life situations where you have experienced the movement of gas particles? कि क्या आपने कुछ और रियल लाइफ में, है ना, आप कि रियल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कई बार, है ना? तो क्या आपने रियल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, आप बता सकते हो कि जहां आपने गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट को फील किया हो? नेक्स्ट देखो, एवर heard of the particulate nature of matter plays a crucial role in many everyday processes। कि जो मैटर का पार्टिकुलेट नेचर है वो हमारे डेली लाइफ में, है ना कहीं बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन वी वॉश क्लोथ, जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो स्टेन विद ऑयल यूजिंग सोप, numerous soap particles surround the oil particles on the fabric।
तो क्या कह रहा है कि जैसे जब हम साबुन से तेल लगे कपड़े धोते हैं, तो साबुन के न्यूमरस जो पार्टिकल्स कपड़े पे मौजूद तेल के पार्टिकल्स को चारों ओर से घेर लेते हैं। वन एंड ऑफ द सोप पार्टिकल अटैच to the oil and the other mixes with water, thus helping lift the oil off and wash it away. क्या कह रहा है कि साबुन के जो पार्टिकल्स का जो एक एंड होता है वो तेल से जुड़ा होता है और जो दूसरा एंड होता है वो पानी से मिल जाता है, जिससे तेल ऊपर उठकर धुल जाता है, जैसा कि आपको फिगर 7.15 में दिखाई दिया है। ठीक है, सोप से क्या कर रहे हैं कि जो क्लीनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, based on our learnings from the chapter, we can say that matter is made up of small particles which are held together by the force of attraction. कि हमारी लर्निंग के बेस पर इस चैप्टर से, है ना, हमने जो भी सीखा है तो उसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जो अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। The strength of attractive forces between particles depends on the distance between them, which in turn depend on their thermal energy. और जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है किसकी, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बीच, पार्टिकल्स के बीच, है ना, जो भी पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स की जो पावर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो किस पे डिपेंड करती है, उनके बीच की दूरी पे डिपेंड करती है, और ये डिस्टेंस उनकी गर्मी, ठीक है, उनकी जो हीट एनर्जी पर भी डिपेंड करती है। Thus, it is the thermal energy of the particles that determines the physical state of matter. इस प्रकार पार्टिकल्स की जो हीट एनर्जी है या जो थर्मल एनर्जी है वो ही लिक्विड की फिजिकल स्टेट को भी डिटरमाइन करती है। इन द सॉलिड स्टेट में जो थर्मल एनर्जी होती है किसकी, पार्टिकल्स की, वो कम होती है, सो दे रिमेन क्लोज टू ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एंड एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस, और उनके बीच इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती है वो कैसा होते हैं, कैसे होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। दिस रिस्ट्रिक्ट्स देयर मोशन टू ओनली स्मॉल वाइब्रेशंस, और ये उनकी गति को केवल छोटे छोटे कंपन तक सीमित कर देता है। At the melting point, the thermal energy is used to overcome the attractive forces between particles, allowing the solid to change into a liquid. कि जो मेल्टिंग पॉइंट पे जो थर्मल एनर्जी का यूज़ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ओवरकम करने के लिए, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए किया जाता है, जिससे कि वो अलो करता है किसको, सॉलिड को चेंज करने में, किसमें, लिक्विड में। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर पार्टिकल्स कैन मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशंस, ठीक है, और इस स्टेज में जो पार्टिकल्स है वो मूव कर जाता है, कहाँ से, अपनी फिक्स पोजीशन से, वो क्या है, उससे हटकर हिल सकते हैं। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीजेस स्लाइटली, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है जो, ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच की दूरी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, किसको रिड्यूस करके, अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कम करके, टू अ लेवल, उस लेवल तक, दैट अलोज द पार्टिकल्स टू मूव अराउंड दो स्टिल विद इन अ लिमिटेड स्पेस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उसने स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया अट्रैक्टिव फोर्सेस के इस लेवल पर कि जो वो अलो करेगा पार्टिकल्स को मूव करने के लिए अराउंड दो स्टिल विद इन, पर देखो वो इधर उधर हिल डुल तो सकते हैं लेकिन फिर भी एक लिमिटेड स्पेस तक ही। इन द गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं हैव इनफ एनर्जी, इतनी उनके पास एनर्जी होती है कि वो ओवरकम कर सके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, जो भी उनके बीच में होता है, एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, और चारों डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर इन हायर ग्रेड, आप इसके बारे में कब रीड करेंगे, ठीक है, आप जो भी पार्टिकल्स के बारे में जो इन कॉन्स्टिट्यूट का निर्माण करते हैं उनको हम आगे की हायर क्लासेस में रीड करेंगे। लेट अस रैप अप, आइए रैप अप करें।
पार्टिकल नेचर ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की थ्री स्टेट्स का पार्टिकल नेचर। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो इनको तीनों को कंपैरिजन करके करते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मिनिमम, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, आपको देखो इंटर पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आपको कितना दिख रहा है, कम दिख रहा है। ठीक है, और लिक्विड में क्या है, सॉलिड से तो क्या है, थोड़ा ज्यादा है। तो वही कहा है कि इंटर पार्टिकल स्पेसिंग लिटिल मोर देन इन सॉलिड, कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा है। और गैस में तो देखो बिल्कुल ही है ना, खुले खुले से हैं। तो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा मैक्सिमम, मतलब ज्यादा है। सेकंड पॉइंट है पैकिंग है जो पार्टिकल्स की आर क्लोजली पैक। अब देखो बड़े ही पास पास है ना इनके पार्टिकल्स, बट लिक्विड में क्या है, लिक्विड में थोड़ी सी लूज पैक है देन इन सॉलिड। ठीक है, हल्का सा लूज पैक है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। बट गैस में तो पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री है। ठीक है, खुले ढीले लूजली पैक है। थर्ड है हमारे पास इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। अब जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी, वो इसलिए तो देखो टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। बट जो लिक्विड में जो अट्रैक्शन है वो स्लाइटली थोड़ी कम होगी देन इन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। और गैस में तो क्या होगा, जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही मिनिमम, बिल्कुल कम होगा, नेग्लिजिबल है ना, जो ना के बराबर होता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नेग्लिजिबल, पार्टिकल्स की मूवमेंट नेग्लिजिबल है। ठीक है, ना के बराबर करते हैं पार्टिकल। अब देखो इतनी टाइटली पैक्ड है तो ये कैसे मूव करेंगे, है ना, बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये सिर्फ क्या है, वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस, यानी कि जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो सिर्फ क्या है, कुछ लिमिट स्पेस तक ही होता है। ठीक है, लिमिट प्लेस तक ही होगा। ठीक है, लिमिट स्पेस तक। बट गैस में मूवमेंट की पार्टिकल्स की मूवमेंट है इन ऑल द अवेलेबल स्पेस, यानी जितना उसके पास स्पेस होता है ना वो उसमें सारे में क्या इजिली मूवमेंट कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 7 का पार्ट 2। ठीक है, तो देखो जो ये स्टेट ऑफ मैटर्स है, इन्होंने कंपैरिजन है ना जो बताया है इसका, ये हम अपना फर्स्ट पार्ट में रीड आउट कर चुके हैं। तो जिस भी बच्चे ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको जरूर देखें, तभी आप इस डिफरेंस को भी क्या है इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसे जरूर देखना है। और क्योंकि ये जो सॉलिड लिक्विड गैस का कंसेप्ट है, ठीक है, इस कंसेप्ट को हम आगे हायर क्लासेस में 9th क्लास में केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में देखेंगे। तो आपको अच्छे से समझना है दोनों पार्ट्स को, तभी हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी इजीली कर पाएंगे। ओके बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।